तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे युनशी पहुंच जाता है अजोर क्लाउड कॉन्टिनेंट में, जहाँ उसकी मुलाकात सूलिंगर से हो जाती है। अब यहाँ उसके फादर के खिलाफ क्लाइंट के काफी सारे लोग खड़े हो चुके थे, लेकिन युनशी और मिस किंग ये दोनों मिलकर इन सभी को ठिकाने लगा देते हैं। अब इसी के साथ युनशी वापस आने से पहले सूलिंगर के साथ थोड़ा वक्त बिताता है, उसके लिए एक बैम्बू हाउस को भी बनाता है, साथ ही वो उसे अपने कुछ ट्रेजर्स भी देता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे मिलने बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपना खास ख्याल रखना है। इसी के साथ मिस किंग और युनशी दोनों ही अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आने लगते हैं, लेकिन जैस्मिन के जरिए से युनशी को रास्ते में पता चलता है कि असल में उसने अभी टाइम ट्रैवल किया। साथ ही ये भी कि जो उसके पास इस वक्त उसके गले में मौजूद है, जैसे कि वो इतने सालों से एक आम रॉकेट समझ रहा था, वो तो असल में एक ऐसा हेवनली ट्रेजर है जिसके चलते उसके पेरेंट्स की भी जान चली गई। और उसे ये भी पता चल जाता है कि जिसे वो अपनी सेकंड लाइफ समझ रहा था, वो तो असल में इसकी थर्ड लाइफ है। इससे पहले जो अजोर क्लाउड कॉन्टिनेंट में उसने अपनी जिंदगी बिताई थी, वो उसकी सेकंड लाइफ थी। लेकिन 27 साल की उम्र में सब कुछ गवा देने के बाद, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट अपनी जान से हाथ धो बैठने के बाद, ये वापस से अपनी इसी लाइफ यानी कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर, जहाँ उसकी शादी के रात वाले दिन ही उसे जहर देके मार दिया जाता है, वो उसी बॉडी में रीइंकार्नेट होता है। अब यहाँ पर इन सारी सच्चाई को इससे पहले कि वो डाइजेस्ट कर पाता, अचानक से उसका ये जो रीइंकार्नेशन मिरर है, ये वापस से ट्रिगर हो जाता है। और अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे युनशी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे दर्द के मारे चिल्लाते हुए जैस्मिन से कहता है कि आखिर बताओ इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे एक्टिवेट कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे वापस जाना है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके वो पीछे की ओर जाने लगता है, जो देखते साथ ही जैस्मिन कहती है कि ये जो रीइंकार्नेशन मिरर है, ये तभी एक्टिवेट होता है जब पूरे 20 साल के लिए इसके अंदर खामोशी आ जाए, इसे यूज ना किया जाए। जो सुन के युनशी कहता है कि आखिर ये कैसा बकवास तरीका है, मुझे पता है कि कोई और रास्ता जरूर होगा इसे यूज करने का। जिसमें वो कहती है कि हाँ बिल्कुल दूसरा रास्ता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना, वो एक सर्टेन लेवल तक की होनी चाहिए, वरना तुम भूल जाओ कि तुम ऐसा कुछ कर भी सकते हो। अब तभी यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग वापस से रियल वर्ल्ड यानी कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अंदर वो आ चुका था, और यहाँ आते साथ ही युनशी समझ जाता है कि इसे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, तभी जाके वो इसके ऊपर अपना ट्रू कंट्रोल हासिल कर सकता है। तभी जैस्मिन अंदर से कहने लगती है कि नहीं, सच पावरफुल नहीं, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है, कि जैसे कि तुम बस एक निगाह से ही इस पूरी दुनिया को देख पा रहे हो। तभी उसके पीछे मिस किंग आ जाती है और वो उसे देखकर कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस पे वो बताने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं, बस इतना जान लो कि अभी सिचुएशन सही नहीं है। तभी यहाँ पे किंग इसका शुक्रिया अदा करने लगती है, जिस पे युनशी पूछने लगता है तुम मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो, जिस पे वो बताती है कि अगर तुम ना होते तो आज जो पावर मैं अपने अंदर फील कर पा रही हूँ, ये मुझे शायद कभी नहीं मिलता। अगर तुम ना होते, तुम मुझे वो ग्रास नहीं देते, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। उसकी बात सुन के युनशी कहने लगता है कि अरे बस करो, हम दोनों कितने क्लोज हैं, और तुम्हारा ऐसे मुझे थैंक यू कहना ना मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे वाकई में थैंक यू कहना चाहती हो, तो फिर बस ऐसे स्माइल करते रहा करो, मेरे लिए यही इनफ है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को नहीं देखा है। ये सुनकर अब मिस किंग थोड़ा सा स्माइल करती है और फिर शर्माते हुए यहाँ से जाने लगती है, और जिसके चलते युनशी के मन में एक सवाल आता है। वो कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो, आखिर क्यों? जिस पे वो अपने हाथों में थोड़े से बर्फ को लेते हुए कहने लगती है कि मैं बस मेरी फैमिली को रियूनाइट करना चाहती हूँ। जो सुन के युनशी से सवाल करता है और कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे इस फैमिली में कोई और भी है जिसे कि तुम अपना फैमिली मानती हो? अब ये सुना ही था कि किंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और फिर कहने लगती है कि फ्यूचर में एक वक्त आएगा जब मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से मैं शायद कभी वापस ना आ पाऊँ। तुम्हें पता है, आज से पहले तो मेरे लिए बस एक धूल के समान थे, जिससे कि मैं ध्यान भी नहीं देती थी, लेकिन हाँ समय समय पर मुझे तुम्हारा ख्याल आता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो लड़की हूँ कि जिसका कोई फ्यूचर होगा ही नहीं, और अगर होगा तो वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो। अब तभी इससे पहले कि युनशी कुछ कह पाता, ये जो तियानची सीक्रेट रियल में ये पूरी तरीके से कोलैप्स करने लगता है, जिसका मतलब ये है कि अब इन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। और इमीडिएटली ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होते साथ ही इसी के साथ हमें एंट्रेंस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर लिन कुन मौजूद थे। और तभी यहाँ एंट्रेंस में जो गेट लगा हुआ था उसमें काफी ज्यादा हलचल होती है और सब के सब एक एक करके यहाँ पे बाहर की ओर फेंक दिए जाते हैं। तभी यहाँ पे हम एक मोटे से बंदे को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मास्टर की को ऐसे हांफता कांपता हुआ देखकर उसके पास जाके पूछने लगते हैं कि क्या आप बिल्कुल ठीक है। इस दौरान हम प्रिंसेस कांग यू को देखते हैं, जो कि आते साथ ही मास्टर की से पूछने लगती है कि एक बात बताइए, आखिर युनशी कहाँ है? जिस पर वो बताने लगता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि सीक्रेट रियलम के अंदर अचानक से पूरा का पूरा स्पेस जैसे कोलैप्स करने लगा और सब के सब उसके चपेट में आते साथ ही यहाँ बाहर की ओर फेंक दिए गए। अब मिस कांग यू जब ये सुनती है तो उसे युनशी की और ज्यादा फिक्र होती है। अब तभी यहाँ पे हम एल्डर लिनकिन को भी देखते हैं, जो कि यहाँ समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और लोग बाहर आते हैं। इन्हें देखते साथ ही जो एल्डर लिनकिन है वो उनसे पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर अंदर क्या हो रहा है, जिस पे वो सारी बात बता देता है, कैसे अंदर की जगह जैसे अचानक से कोलैप्स करने लगी और साथ ही इसके अंदर एक मिस्टिक बीस्ट भी
मौजूद है। ये सुन रही था कि एल्डर लिनकिन तो और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। कि तभी यहाँ कुछ और लोग बाहर आते हैं जो कि असल में स्काई बर्निंग सेक्ट के एल्डर्स थे, और यहाँ पे आते साथ ये लोग कहने लगते हैं कि अब बस बहुत हो गया, हम उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे ही स्काई बर्निंग सेक्ट के मेंबर को मारने की। अब तभी यहाँ हम वेन जुचेंग को भी देख पाते हैं जो कि अपने ग्रैंड एल्डर को बताने लगता है कि असल में ये सब कुछ किया था अगर किसी की वजह से है तो वो है युनशी। साथ ही वो यहाँ पर काफी सारी युनशी के खिलाफ बातचीत भी करता है, जिसके चलते ग्रैंड एल्डर को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, क्या ये वाकई में युनशी है? अगर ऐसा है तो मैं उस युनशी को जान से मार दूंगा। कि तभी यहाँ पे जो सेकंड एल्डर है वो ग्रैंड एल्डर को रोकते हुए कहने लगते हैं कि हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, क्योंकि ये असल में तियानजियान मैनर की जो टेरिटरी है इसका मामला है और इस वक्त हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जिस पर ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि अगर हमने अभी इन लोगों से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी तो फिर हम सेक्ट लीडर को क्या जवाब देंगे? हमें तो बल्कि इसी केओस का फायदा उठाना चाहिए। जैसे युनशी दिखे उसे हमें उसी वक्त ठिकाने लगाना होगा और यही बस एक लौता रास्ता है अगर हम सभी लोग सरवाइव करना चाहते हैं, वरना सेक्ट लीडर तो हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पे उनकी ये बात सुनकर जो सेकंड एल्डर है वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बस जैसे ही वो दिखे हमें वहाँ ऑन द स्पॉट उसको निपटाना ही होगा और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चले हमें उसे ठिकाने भी लगा देना है। इसी के साथ यहाँ पे फाइनली युनशी और मिस किंगयू दोनों सामने से आ जाते हैं, जिसे देखते साथ ही प्रिंसेस कांगयू इमीडिएटली युनशी की तरफ दौड़ती है और इस दौरान स्काई बर्निंग सेक्ट के जो ये ग्रैंड एल्डर्स थे ना, ये लोग भी एक दूसरे को इशारा करते हैं और पलक झपकते ही सीधा उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पे प्रिंसेस कांगयू काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि इस अटैक की चपेट में सबसे पहले वो आने वाली थी। तभी यहाँ युनशी उसके आगे आ जाता है और अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यह अटैक अब उस बैरियर से टकराता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी क्रैक पड़ने लगते हैं। लेकिन युनशी अपनी पूरी जोर लगाते हुए इसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में लग जाता है। ये देख रही था कि एल्डर्स को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि लड़के आज तो तू यहाँ पर हमारे हाथों से मरने वाला है और ग्रैंड एल्डर सबसे पहले आगे कूद जाता है और एक बड़े से जायंट से और एक बड़े से एनर्जी बॉल को प्रिपेयर करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन तब तक मिस किंगयू अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसके सामने उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर उसके मास्टर से लेकर लिटिल फेरी सबके सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि ऐसा मत कर किंगयू, क्योंकि वो एक हाफ स्टेफ किंग जुआन है। लेकिन मिस किंगयू जो कि पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और एक किंग लेवल एक्सपर्ट बन चुकी है, तो वो यहाँ अपने आइस लोटस फ्लावर से हमला कर देती है, जहाँ सबसे पहले वो उस एनर्जी बॉल को कम्प्लीटली फ्रीज करते हुए इन सभी के ऊपर काफी सारे आइसी क्रिस्टल के जरिए से इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके चलते इनका डिफेंस भी पूरी तरीके से टूट जाता है। और यहाँ इन एल्डर्स की अकल भी ठिकाने लग चुकी थी और यहाँ मिस किंगयू की पावर को देखकर सब के सब दंग रह जाते हैं। तभी यहाँ मिस किंगयू के पास उसकी मास्टर आती है। वो कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि तुमने, और आखिर कैसे इतने कम वक्त में। जिस पे वो रिस्पेक्ट के साथ बताने लगती है कि मास्टर, आपके इस डिसाइपल ने एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी और साथ ही एक बहुत बड़े खतरे का सामना किया इस सीक्रेट रियलम के अंदर। अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ बॉडी एम्परर हार्ट लोटस मिल गया जिसे कि मैंने कंज्यूम किया। अब यहाँ बॉडी एम्परर हार्ट लोटस का नाम सुनते साथ ही सबके कान खड़े हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि क्या ये वाकई में वही एम्परर लोटस है? या फिर सभी लोगों को उससे जलन होने लगती है। वो कहने लगते हैं कि जरा देखो किस्मत हो तो ऐसी, और हम जान की बाजी लगा के वहाँ गए लेकिन फिर भी हमारे हाथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं लगी, यहाँ तक कि एक छोटा मोटा एलेक्सर भी हमारे हाथ नहीं लगा। तभी यहाँ पे मिस किंगयू की जो मास्टर है वो बताने लगती है कि इसका मतलब ये है कि उस बॉडी एम्परर हार्ट लोटस के बारे में जो भी रूमर्स थे वो सारे सच है और ये जो इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है ये आखिरकार तुम्हें मिल गई। और सच बताए किंगयू, इसका तुम्हें मिलना हेवेंस की तरफ से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के ऊपर। जिसपे मिस किंगयू उससे बताने लगती है कि मास्टर आप गलत सोच रही हैं। असल में इस बॉडी फ्लावर ऑफ एम्परर हार्ट को जिसे आप सोच रही हैं उसने नहीं ढूंढा, बल्कि इसे तो असल में यंग मास्टर युनशी ने पहले डिस्कवर किया और फिर उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। ये सुनकर युनशी भी यहाँ पे छाती चौड़ी कहता है कि अरे नहीं, मेरे लिए ये बहुत छोटी बात है, मैं ऐसी चीजें करता रहता हूँ। अब ये सुनकर सभी हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या ये आम बात है? लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। सच कहते हैं लोग इसके बारे में कि ये एक नंबर का बेवकूफ और यूजलेस है। मैं तो यार अपने सगे बाप तक को ये चीज न दूं, और ये सच सच बताओ आखिर ये कितने सालों की ब्रेन डैमेज का नतीजा है। अब ये सुनकर तो युनशी स्माइल करता है, लेकिन तभी मिस किंगयू की जो मास्टर है वो आगे आते साथ ही युनशी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ये तुमने जो एहसान मेरे डिसाइपल के ऊपर किया है और हमारे ऊपर किया है ना, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और आज से तो हमारे पूरे के पूरे पैलेस के लिए मोस्ट ऑनरेबल गेस्ट हो। और अगर तुम्हारे दिल में कोई भी सवाल है तो तुम बेझिझक होकर हमसे पूछ सकते हो, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम वो भी कह सकते हो। अब तभी यहाँ पे प्रिंसेस कांगयू से कहने लगती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ। ये सुनकर यहाँ युनशी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है फिर, अब जबकि आप इतना ज्यादा कह ही रही हैं तो फिर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आप वाकई में मेरी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती हैं? ये सुनकर तो जो बाकी की लेडीज थी वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब तभी मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, जब तक ये हमारे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के प्रिंसिपल्स को हर्ट नहीं करता, इसके खिलाफ नहीं जाता, तो तब तक मैं तुम्हारी हर एक
एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ और मैं वादा करती हूँ कि हम तुम्हें ना नहीं कहेंगे। जिस पर युनशी मान जाता है और कहता है कि इस इज्जत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी पीछे से स्काई बर्निंग सेक्ट का जो ग्रैंड एल्डर है वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि इसकी बात मत सुनो, ये एक नंबर का दानव है, इसने हमारे लोगों को मार दिया। क्या तुम वाकई में इस लड़की की मदद करना चाहती हो? हाँ, इस लड़के की। क्या तुम हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? तुम जानती हो ना कि स्काई बर्निंग सेक्ट कितना ज्यादा बड़ा है। अब तभी ये सुन नहीं था कि युनशी आगे आता है और कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड स्काई बर्निंग हेवन सेक्ट है ना, इसको बड़ा मजा आता है ना मासूम लोगों को परेशान करने का, और इसी की सजा तुम्हारे उस मेंबर को मिली। और हाँ, वो मारा गया है, लेकिन उसे मू तियानबेई ने मारा है। जिस पे यह ग्रैंड एल्डर कहने लगता है कि तुम बकवास कर रहे हो। अब तभी युनशी कहने लगता है कि अच्छा, मैं बकवास कर रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता? तुमने तो अपने हर एक मेंबर के ऊपर एक सोल मार्क छोड़ा है ना। अब ग्रैंड एल्डर की ये सुनते साथ ही बोलती बंद हो चुकी थी और युनशी आगे बताने लगा कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तुम लोग तो अच्छे से जानते हो, तुम लोगों ने ही तो मू तियानबेई को हायर किया था ताकि तुम इन दोनों के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटा सको। और अब जबकि तुम्हारे बुरे कारनामों के चलते तुम्हारे लोगों की जान गई है, तो तुम सारा दोष मेरे मत्थे मरना चाहते हो। वो तो शुक्र है कि सही वक्त रहते फेरी किंग यू आ चुकी थी, वरना आज मेरा क्या होता। हाँ, अब ये सुनना ही था कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर की काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सुपीरियर लिंक थे ना, उससे वो कहने लगता है कि प्लीज आपको इंसाफ करना ही होगा, आपको हमारे लिए हर हाल में इंसाफ करना होगा, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुपीरियर लिंक है वो आगे आता है और कहने लगता है कि एक बात बताओ फेरी किंग यू, जब ये सारी चीजें हो रही थी क्या आप तब मौजूद थी? जिस पर मिस किंग यू यहाँ बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पे युनशी ने जो कुछ भी कहा है वो ऑलमोस्ट सच है, क्योंकि मू तियानबेई ने ही इनके साथ ही जुनबेई को मारा है। ये सुनकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं और सभी के सभी इस वक्त यहाँ पे जो बर्निंग स्काई सेक्ट के ग्रैंड एल्डर है ना, उनकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि अगर युनशी की एक बात सच साबित हुई है तो इसका मतलब ये है कि वाकई में इन तीनों ने ही मिलकर युनशी को मारने का यहाँ पे प्लान बनाया होगा। यहाँ पे सेन जिशन चिल्लाते हुए कहता है कि युनशी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारे अल्फाज यहाँ पे जितने भी मर्जी सच क्यों ना लगे, लेकिन हकीकत मैं जानता हूँ, और हमारे बीच का ये जो ग्रज है ना, इससे एक दूसरे का खून या पूरी तरीके से ठंडा कर सकता है। यहाँ पे इसके ये धमकी सुनते साथ ही जो एल्डर लिंकन है वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम बहुत बोल चुके हो। हाँ, कान खोल के सुन लो, मुझे तुम दोनों के बीच में जो भी ग्रज है ना, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जिसके बाद तुम मरते हो या जीते हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ मेरी टेरिटरी के अंदर रहकर कुछ भी अनाप शनाप बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर दोबारा किसी ने यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की ना, तो फिर बाद में मुझे कोई ब्लेम मत करना कि आखिर मैं इतना ज्यादा इम्पोलाइट क्यों हो रहा हूँ। तभी वो यहाँ पे सुपीरियर लिंक से कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द हेवनली माइट स्वॉर्ड डोमेन में लौटना है, और वो भी कल सुबह की पहली किरण के साथ, और उससे पहले इस जगह को पूरी तरीके से हमें सील करना होगा। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं, और जिसकी शुरुआत सबसे पहले डोमेन सीलिंग से होगी। अब ये सुनना ही था कि सबके सब यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इस किंग को बताया जाता है कि ये जो सीलिंग सेरेमनी है ना, जिसे कि डीमन सीलिंग सेरेमनी के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर और खास है। लेकिन तुमने अभी हाल ही में अपने किंग लेवल में एंट्री की है और तुम्हारी कल्टीवेशन अभी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं, तो तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि तुम जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करो, और तुम्हें इसके लिए मेरे साथ चलना होगा। जिस पे वो मान जाती है और अब ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं, जिसके चलते युनशी को थोड़ी इसकी फिक्र होती है। पर तभी मिस कांग यू वो युनशी को बताने लगती है कि युनशी, तुमने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है, तुमने स्काई बर्निंग सेक्ट से पंगा ले लिया है और अब ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अब यह भी उसकी ये सारी बातें सुनकर युनशी से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मुझे पता है कि आखिर इन सभी को कैसे निपटाया जाए, और हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम जाकर मेरे ग्रैंडफादर और मेरी आंट से मिलो। अगर उन्हें बात पता चल जाए ना कि तुम असल में एक प्रिंसेस हो, तो वो लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होंगे। अब यहाँ पे ये सुनते साथ प्रिंसेस कांग यू भी मान जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर एक जायंट स्वॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसका नाम द ग्रेट शिंगफू स्वॉर्ड है, और इसके आसपास सारे के सारे एल्डर्स मौजूद थे। अब तभी एक एल्डर बताने लगते हैं कि आज से 100 साल या फिर उससे भी सालों पहले जो सॉर्सरर को होली लैंड्स के लोगों ने पकड़ लिया था, उसे यहाँ इसी स्वॉर्ड के नीचे सील कर दिया था। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो द ग्रेट एल्डर जो लिंकन है वो यहाँ पे आगे आता है और बताने लगता है कि ये जो डीमन है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर एक बार गलती से भी ये यहाँ से आजाद हो जाए ना, तो पूरे के पूरे तियानशुआन कॉन्टिनेंट में ये तबाही ला देगा, क्योंकि वो डीमन असल में बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये कहते साथ ही वो हैंड साइन बनाने लगता है और बताता है कि हर 20 साल बाद ये जो हेवनली माइट स्वॉर्ड डोमेन है वो अपने पावर की मदद से इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन सील को रीइंफोर्स करता है। अचानक से देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े से यहाँ पे जो स्वॉर्ड्स है वो इसके आसपास रोटेट होने लगते हैं, और वो एल्डर बताने लगते हैं कि आज से पहले एक बार एक बंदे ने तियानशुआन कॉन्टिनेंट में इंटरफेयर करके उस डीमन को आजाद कराने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। और अब वो सभी से कहने लगता है कि अपनी आंखें खोल के देखो कि आखिर वो डीमन कैसा दिखता है, जरा देखो कि आखिर उसका ट्रू फेस कैसा है, और अगर फ्यूचर में कोई तुम्हें इसके बारे में पूछे या फिर तुम इससे मिलता जुलता चेहरा देख पाते हो, तो तुम्हें याद रखना है कि हर हाल में तियानजिन
इन मैनर को उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, तुम्हें बताना है उस बारे में। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने पावर की मदद से उस गेट को ओपन करने लगता है, जिसके चलते अंदर से एक आवाज आती है और वो यहाँ पर हेवनली माइट स्वॉर्ड डोमेन के अभी यहाँ पे फॉलोअर्स होते हैं उन सभी को बहुत बुरी तरीके से घोषणा शुरू कर देता है। और तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि ओह, तो तुम सबको भी मरना है, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो। हाँ, तभी उसकी टेरिफाइंग ऑरा यहाँ बाहर सभी को फील होती है, जिसके चलते यहाँ पे जो बाकी के स्टूडेंट्स थे वो कहने लगते हैं कि जरा देखो इसकी ऑरा ही कितनी ज्यादा खतरनाक है और इसे तो 100 साल से भी ज्यादा के लिए यहाँ कैप्चर करके रखा है, लेकिन ये फिर भी यहाँ ऐसे अकड़ से बात कर रहा है जिससे पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे लिंकन आगे आते हैं और वो कहने लगता है कि क्या बात है, काफी दिनों बाद तुमसे मिलना हो रहा है, पर जरा मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा वो जो सो कॉल्ड डीमन एम्परर है ना, वो ऑलरेडी मारा जा चुका है और उससे सन एंड मून डिवाइन पैलेस साथ ही हमारा जो हेवनली माइट स्वॉर्ड डोमेन पैलेस है, इन लोगों ने मिलकर अपनी कंबाइंड फोर्सेस का यूज करते हुए उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन को जंजीरों से बांध के रखा गया है, जिसका नाम युन चांगहाई है, और इसे बताया जाता है कि तुम्हारा वो जो लिटिल डीमन एम्परर है ना, वो अभी अभी अपने थ्रोन में एक्सटेंडेड हुआ है और वो ना बहुत ही ज्यादा बेताब है अपने फादर के बदले को लेने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि वो आखिर अकेला क्या ही कर पाएगा। अभी यहाँ पे ये सुनते साथ ही युन चांगहाई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिसमें यहाँ पे जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि पहले तुम पकड़ तो लो, और तभी वो यहाँ पे वापस से इसके ऊपर सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उसे और ज्यादा सील करने लगता है और कहता है कि पर मैं तुम्हें एक और कमाल की बात ना बताना भूल ही गया। वो क्या है ना कि तुम्हारे जो बेटा और जो तुम्हारी डॉटर इन लॉ है ना, ये दोनों मिलकर तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आने वाले हैं, पर अफसोस की बात है कि रास्ते में ही वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुके हैं और अब तक तो वो दोनों मारे भी जा चुके होंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर इनकी बॉडीज कहाँ पे होगी। जिससे यहाँ पे हम देखते हैं कि युन चांगहाई को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिर मेरे बेटे की क्या गलती थी, आखिर मेरा बेटा क्यों? जिस पे वो कहता है कि बेटा तुम्हें तो इस वक्त ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे जो बेटी की वाइफ और उसका जो बच्चा यानी कि तुम्हारा जो पोता है, आखिर उसका क्या हुआ होगा। मैं बताऊं, असल में ये तीनों ही मारे जा चुके हैं। ये सुनकर तो उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके चलते यहाँ उसकी बॉडी से और ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ सुपीरियर लिंग है वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये जो हेवनली माइट सोल सप्रेसिंग अरे है ये इसे बहुत इजीली सप्रेस कर लेगा। अब मिस कांग ये अपने भाई से कहने लगती है कि तुम्हारी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए। जिस पर वो कहने लगता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और एक वॉरियर कभी भी ऐसी चीजों से नहीं डर सकता और ना ही ये चीज मुझे ऐसे कपा सकती है। तभी यहाँ पे जो एल्डर है वो अब उस शिंगफू स्वॉर्ड को वापस से इसके अंदर सील करने लगते हैं, जिसके जरिए से धीरे धीरे करके गेट भी क्लोज हो रहा था। लेकिन तब तक युन चांगहाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम सभी को चुन चुन के मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तभी उसका एक हाथ छूट जाता है और वो यहाँ पर अपनी सक्शन फोर्स के जरिए से क्लॉ अटैक करता है ताकि किसी को पकड़ के अंदर खींच ले। अब यहाँ सभी लोग अपने अपने बैरियर को बना लेते हैं और इस अटैक को देखकर तो ये लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ युन भी है उसे यहाँ पे वो फोर्स अपनी ओर खींचने लगती है और उससे बचाने के लिए युनशी और मिस कांगयू दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन मिस कांगयू को ये लोग रोक लेते हैं और युनशी उस बंदे का पैर पकड़ते साथ ही अंदर की ओर खींचा चला जाता है। तो युन चांगहाई भी अपने अटैक का प्रिपेयर करते हुए सीधा यान भाई के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन युनशी अपनी बची कुची पावर्स को गैदर करते हुए पूरी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ यान भाई को खींचते साथ ही पीछे की ओर ढकेल देता है। एक गेट क्लोज होने से पहले पहले यान भाई बाहर पहुंच जाता है, लेकिन युनशी अंदर फंस जाता है, जिसके साथ ही वो अटैक सीधा युनशी को जा लगता है, जिससे वो खून की उल्टियां करने लगता है। ये देखते साथ ही प्रिंसेस कांगी उसे बचाने के लिए चाहती है, लेकिन तब तक गेट क्लोज हो जाता है। प्रिंसेस कांगी यहाँ पे जो लॉर्ड लिंकन है उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज उस स्वॉर्ड को हटा लीजिए, मुझे लगता है कि युनशी अभी भी सर्वाइव कर पाएगा। तभी यहाँ पे जो यान भी है वो भी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एल्डर बताने लगते हैं कि ये जो हेवनली माइट सोल सप्रेसिंग अरे है इसे इतनी आसानी से एक्टिवेट नहीं किया जा सकता, और अगर हमने ओपन कर भी लिया, तुमने अभी अभी उसकी इंजरीज को देखा है और जिसका मतलब ये है कि वो मौत के मुंह में पहुंच चुका है। उसकी इंजरीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो इस वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये सुनना ही था कि तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस कांगयू ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। अब तभी हमें मिस किंगयू को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन को स्टेबलाइज करने में लगी हुई थी। तभी यहाँ जो लिटिल फेरी थी अचानक से उसे आके खबर मिलती है कि युनशी मारा जा चुका है। ये सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वो हैरानी के साथ कहती कि क्या और कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम बोल क्या रही हो? जिस पे वो बताने लगती है आपने जो कुछ भी सुना वो सच है, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है, युनशी मारा जा चुका है। ये सुनकर तो लिटिल फेरी से रहा नहीं जाता, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहने लगती है कि मुझे उसके पास ले चलो, और तभी वो यहाँ से दौड़ते हुए निकल जाती है। साथ ही दूसरी फेरी थी, ये दोनों यहाँ से सीधा युनशी की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब इनके जाते साथ ही मिस किंगयू अपनी आईज ओपन कर दी है क्योंकि उसने भी यहाँ पर इनकी कन्वर्सेशन सुन लिया था। अब उसकी कल्टीवेशन भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। वो यहाँ लड़खड़ाते हुए खड़ी होती है और कहती है कि क्या युनशी के साथ ऐसा हो गया, अब वो नहीं रहा, पर कैसे? अब तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पे गिरने लगती है और वापस से खुद को स्टेबल करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता
ये कहते हुए वो धीमी आवाज में युनशी को आवाज देती है और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा आज का ये ड्रामेटिक एपिसोड यहीं पे एंड होता है।